तो आइए आज हम बात करेंगे कंप्रेसर के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल बना सके है ना। तो कंप्रेसर का फंक्शन है टू कंप्रेस द गैसेस और वेपर फ्रॉम लोअर टू हायर प्रेशर। लो प्रेशर से हाई प्रेशर में हम मतलब प्रेशराइज करने का काम कंप्रेसर का होता है। एंड फॉर दैट वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से हम काम करेंगे, काम देंगे कंप्रेसर को और वो क्या करेगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में लेकर के जाएगा। ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। देखो दो तरह का होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डायनामिक डिस्प्लेसमेंट, है ना। नाम समझ करके थोड़ा ध्यान दीजिए, आप आएगा पॉजिटिव वाले में क्या होगा कि एक थोड़ा सा कन्फाइंड चैम्बर को कंप्रेस करते रहेगा। In this compressor the pressure of the gas is increased by decreasing the volume in the confined सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज करके प्रेशर को बढ़ाने का काम होता है। दैट इज राइज इन प्रेशर जो obtained by positively displacing the fluid to a lower volume. Okay, that example is the reciprocating compressor. And when we talk about the dynamic compressor, in this compressor high kinetic energy is given to a fluid by rotating element called the rotor. बेसिकली क्या होगा कि रोटर के हेल्प से हम अपने जो हमारा फ्लूइड है उसको हाई काइनेटिक एनर्जी देंगे, है ना। एंड दिस हाई काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रेशर एनर्जी। पहले हमने अपने फ्लूइड को हाई काइनेटिक एनर्जी दिया, अब उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हाई प्रेशर में by using the diffuser, that is rise in the pressure is obtained through the dynamic action of the gas. Okay, अब इसका एग्जांपल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जो है हमारा डायनेमिक कंप्रेसर होता है। डायनेमिक कंप्रेसर का एग्जांपल दो है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, जिसमें पहले हम फ्लूइड को एकदम हाई काइनेटिक एनर्जी देंगे, है ना, फिर उसको हम डिफ्यूजर में ले जा करके डिफ्यूज करके उसका प्रेशर को बढ़ा देंगे। ठीक है। आइए हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेशर डेवलप। भाई कुछ लो प्रेशर कंप्रेसर होता है, मीडियम होता है, हाई होता है। देखो लो, 0 से लेकर 10 बार तक लो है, 10 से लेकर 80 तक मीडियम है, 80 से ऊपर वाले को हाई बोलते हैं। ठीक है। ये सब चलिए सब जानने की चीज़ है। बस फैन के कारण बारे में बात करें तो प्रेशर रेशियो जो होता है 1 से लेकर 1.1 होता है, बहुत ही कम प्रेशर राइज होता है फैन में। ब्लोअर में थोड़ा सा 1.1 से लेकर 2.3 है तो ब्लोअर बोलेंगे, और अगर 2.3 से ज़्यादा हो गया तो कंप्रेसर बोलेंगे। बेसिकली है सारा फैन ब्लोअर कंप्रेसर एक ही चीज़, जैसे आप मान सकते हो फंडामेंटली, बट उसका प्रेशर रेशियो अगर 1.1 से कम तक हो रहा है तो फैन है, 1.1 से 2.3 है तो ब्लोअर है, और 2.3 से अबव है तो कंप्रेसर हो गया। वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी की बात होती है कि भाई स्मॉल मतलब कि 9 मीटर क्यूबिक पर मिनट करेगा, मीडियम है तो 9 से लेकर 3000 तक, 3000 से ऊपर है तो लार्ज हो जाएगा, है ना। देखिए ये हमारा एक क्या है, पॉजिटिव वाला बोल सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है। इसमें एक हमारा ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन रॉड है। ये क्या होगा, ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करते रहेगा। यहाँ पे डीवी है, डीवी का मतलब क्या होता है दोस्त, डीवी का मतलब होता है बेसिकली वॉल्व है बेसिकली लगा हुआ। ठीक है। अब जो वो सक्शन वॉल्व है और एक आपका डिलीवरी वॉल्व है। ठीक है। यहाँ से जो है सक्शन होगा और यहाँ से क्या होगा, डिलीवरी होगा। जैसे इसको हम इस तरफ आगे खींचेंगे तो सक्शन होगा, यहाँ पर फ्लूइड आएगा, और फिर इस तरफ से जब पिस्टन मूव करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से डिलीवरी ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली पी और भी का हम जब डायग्राम बना रहे हैं तो प्रेशर जो कंप्रेसर हो रहा है ना, कंप्रेसर ये यहाँ तक हो रहा है। ठीक है। कंप्रेस करने के बाद क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है। ठीक है। डिस्चार्ज हो गया और फिर जो है हमारा सक्शन हो रहा है, P1 से लेके यहाँ तक सक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ। अब ये V1 और V2 का जो डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली दी स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको हम बोल सकते हैं। और ये टोटल वॉल्यूम हमारा ये हो गया, V1 हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम। बेसिकली इन कंस्ट्रक्शन इट कंजिस्ट ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होता है, मैंने बताया दो वॉल्व होता है, सक्शन और एक डिस्चार्ज साइड में होता है। दीज आर सिंपल ऑटोमेटिक वॉल्व विच वर्क्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस, मतलब अपने आप काम करने वाला, प्रेशर डिफरेंस कैसे काम करने वाला वॉल्व होता है। दिस कंप्रेसर आर यूज्ड इन द एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर फिलिंग स्टेशन, एयर ब्रेक ड्रिलिंग मन, यहाँ पर इसका यूज होता है, ये बताया हुआ है। ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो एबल टू डेवलप वेरी हाई प्रेशर भी डेवलप कर सकते हैं, लो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है और लो इन्वेस्टमेंट होता है। बेसिकली एबल टू डेवलप दी हाई प्रेशर, मतलब देखो रेस्पिरेटिंग वाले सब प्रेशर ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, मतलब 1000 बार तक डेवलप कर सकते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट हमें कम चाहिए होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये इसका सप्लाई जो है कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब एक बार क्या होगा कि
कंप्रेशन होगा, फिर डिलीवरी होगा, फिर सक्शन होगा, तो सक्शन में तो आपको मिलेगा नहीं डिलीवरी, तो क्या हो गया, इंटरमीडिएट सप्लाई हो गया ना। हाँ, और लो वॉल्यूम डिलीवरी होगा। लो वॉल्यूम डिलीवरी कहने का मतलब वॉल्यूम जो है बहुत कम निकल के आएगा पाइप से आपका, बस 8 से लेके 12 मीटर क्यूबिक पर मिनट होता है ना। ऊपर मैंने बताया था क्लासिफिकेशन 9 तक है, तो स्मॉल है, मीडियम हो गया मतलब 8 से 3000 तक। पुअर एफिशिएंसी इसका होता है, इसका स्पीड भी कम होगा, आरपीएम कम होगा, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए होगा, ये सब भी देख लेना ना। अब देखिए जब सक्शन हो रहा होता है बेसिकली, तो ये हमारा जो सक्शन हो रहा है, तो ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ द गैस इन द सिलेंडर बेसिकली हो गया ये। नेगेटिव वर्क की अगर हम बात करें, वर्क डन बाय द पिस्टन इन द एयर, ये सब छोड़ दो, फालतू चीज़ है। आइए हम बात करते हैं, जब सब करा करने के बाद जो है ना, वर्क डन ऑन एयर ड्यूरिंग द कंप्रेशन, कंप्रेशन के समय वर्क विच इज डन ऑन द एयर क्या होगा, माइनस पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन में एन माइनस वन होता है, ठीक है। आपको पता होगा कंप्रेसर का वर्क जो होता है पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू बाई एन माइनस वन होता है, और इसको नेगेटिव साइड करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्क डन ऑन एयर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, इससे बताओ, सीधा मुद्दे पर आओ। सीधा मुद्दे पर ये है कि जो एक साइकिल में जो काम होगा डेट विल बी, चूंकि ये ओपन एयर सिस्टम है, क्योंकि हमारा कंप्रेसर है, तो क्या होगा, एन बाई एन माइनस वन पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन होता है, ठीक है। अगर हमारा ये क्लोज साइकिल होता तो पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन लिखते थे ना हम, तो ठीक है। अब यह ओपन है, तो इसके साथ साथ एक एन एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पर एन माइनस वन लिखा हुआ है, तो बस याद कर लो, एन बाई एन माइनस वन पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन हो गया। इसको थोड़ा सा हम सदा के लिख देंगे, एन बाई एन माइनस वन बाहर आ गया, और पी वन बी वन हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद पी टू बटा पी वन हो गया है, और बी टू बटा बी वन हो गया, माइनस वन हो गया, ठीक है। अब देखो पी टू बी टू पी टू बाई पी वन को हम क्या ले सकते हैं, बी टू के बी वन के टर्म में, ये सब करा कुरा करके जो हमारा लास्ट में क्वेश्चन बन के आएगा, एन बाई एन माइनस वन पी वन इंटू बी वन, पी टू बाई पी वन के पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन होता है, ठीक है। ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन बन गया, याद कराना फटाफट, पी वन बी वन इंटू पी टू बाई पी वन के पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन कर देंगे, ये हमारा वर्क डन पर साइकिल का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पावर जो होता है वर्क पर साइकिल इंटू एन वाई, मतलब ये पावर जो होगा हमारा, साइकिल का मतलब होता है एक साइकिल, लेकिन हमारा चूंकि ये रेसिप्रोकेटिंग है, मतलब बार बार एक मिनट के अंदर कई सारा साइकिल बनेगा, है ना। तो एक सेकंड के अंदर कितना साइकिल बनता है भाई, 60 मिनट में एन आरपीएम जा रहा है ना, तो एन बाई 60 मतलब पर सेकंड कितना रेवोल्यूशन हुआ, इंटू एक रेवोल्यूशन में इतना पावर आएगा, तो वो बेसिकली वर्क पावर हो गया, डब्ल्यू साइकिल इंटू एन बाई 60 हो गया, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए ये बेसिकली हमने कुछ बना रखा है भाई, कंप्रेशन का बना रखा है कि जो एन की वैल्यू 1.4 पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट है, और एन की वैल्यू 1 पे थोड़ा सा अच्छा मतलब आराम से स्लोपी है बेसिकली, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये कंप्रेसर है ना। कंप्रेसर में बेसिकली यहाँ पे 300 केल्विन है, यहाँ पे कुछ और ज़्यादा केल्विन है। हो क्या रहा है देखो, एम वन इंटू एच वन, भाई यहाँ का जो इंथैल्पी इंटू मास है, प्लस हमने जो वर्क दिया होगा क्यू वन टू विल बी इक्वल टू यहाँ का जो एम टू और एच टू है, प्लस जो नेट वर्क निकल के आया है वो है बेसिकली, है ना। तो सब थोड़ी यहाँ पर आइए, आइसोथर्मल एफिशिएंसी पे आएंगे, तो बेसिकली आइसोथर्मल एफिशिएंसी जो होता है वो कंप्रेसर के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल वर्क बटा एक्चुअल वर्क। भाई आइसोथर्मल वर्क क्या है और एक्चुअल वर्क क्या है, कंप्रेशन के लिए बेसिकली बात हो रहा है, ये रहा कंप्रेशन। बस इसी को देख के बताइए, कुछ नहीं है। आइसोथर्मल वर्क में क्या होता है, पी वन बी वन इंटू एल एन पी टू बाई पी वन होता है बेसिकली, याद कर लो इसको ना। आइसोथर्मल वर्सन में पी वन बी वन की जगह पर पी टू बी टू लिख सकते हो, और एम आर टी वो भी लिख सकते हो, एम आर टी टू भी लिख सकते हो, इंटू एल एन पी टू बाई पी वन करना है ना। ये हो गया हमारा आइसोथर्मल का हो गया, और एल एन वी वन बाई बी टू भी कर सकते हो बेसिकली। अब एक्चुअल वर्क का क्या होगा, हम पता है हमें एन बाई एन माइनस वन पी वन इंटू बी वन ब्रैकेट में पी टू पी वन के पावर एन माइनस वन बाई एन इंटू माइनस वन होगा, ठीक है। और इसका एफिशिएंसी इतना आता है 80 से 80% तक, सब छोड़ो। वर्क आउटपुट विद क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। देखो इसको बोलते हैं बोर, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। बोर मतलब डायमीटर, स्ट्रोक मतलब लेंथ हो गया। भी स्वेप्ट का मतलब होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल होता है। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया, स्वेप्ट हो गया, और जो बचे गया नीचे पीछे वाला ये क्या होगा, बीसी हो गया, ठीक है। और क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो का मतलब कि ये आपका ये कितना है, बीसी कितना है, बीसी कितना है बटा वी एस कितना है, स्वेप्ट कितना हुआ है ना, वी स्वेप्ट कितना हुआ, तो वी क्लियरेंस बटा वी स्वेप्ट को बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो लेस देन 1 के वाला होता है, ठीक है। ये देखो इन एक्चुअल वर्किंग देयर इज ऑलवेज ए क्लियरेंस लेफ्ट, है ना। क्लियरेंस हमेशा दिया जाता है बेसिकली मिनिमम वॉल्यूम बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर, मतलब ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन पूरा यहाँ तक नहीं चिपकता है, नहीं तो बार बार ये मेटल में स्ट्राइक करेगा, खराब हो जाएगा ना। इसी के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ द, भाई थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन भी होगा, और वॉल्व टॉलरेंस के लिए भी चाहिए होता है, टू अवॉइड द पिस्टन स्ट्राइकिंग इन द सिलेंडर हेड के लिए भी होता है, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं। बेसिकली ये सब करने के बाद ये बेसिकली बहुत अच्छा हमने कम ये क्लियरेंस के साथ डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखो 1 से लेके 2 में क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, 2 से लेके 3 में डिस्चार्ज हो गया, 3 से लेके 4 में एक्सपेंशन हो गया बेसिकली, ठीक है, और 4 से लेके 1 में सक्शन हो गया। तो देखो ये 1 से लेके 4 में जो है, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम व्हिच इज बीइंग सक्ड इनसाइड दिस
कंप्रेसर। ओके, अब ये 1 से लेके जो 3 है, 1 से लेके जो 3 है, दैट इज बेसिकली दी स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, अब ये जो ये क्या है, वीसी क्या है आपका, क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो मास फ्लो रेट कैसे निकलेगा भाई, पीवी इक्वल टू एमआरटी है ना, पीवी इक्वल टू एमआरटी या 1 पे लगाइए तो मास फ्लो रेट निकल के आ जाएगा P1 इंटू, यहाँ पर 1 के लिए क्या करेंगे, वी स्वेप्ट निकालेंगे, V1 से लेकर के V3, ठीक है, डिवाइड बाई आरटी के बाद में बात करेंगे। आइए बात करते हैं वर्क पर साइकिल इज गिवन बाई, भाई वर्क पर साइकिल कैसे निकलेगा, सारा कुछ वर्क पर साइकिल करने का मतलब कि ये क्लियरेंस वाला से हटा करके सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इसका, भाई ऊपर वाले में क्या था, क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं था, ठीक है, सिंपल ये एक प्रोसेस दिए दिखाया हुआ था, अभी क्या है कि ये भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए हमारा जो आंसर आएगा दैट इज एन बाई एन माइनस वन P1। बेसिकली यहाँ पर वी इफेक्टिव होगा, वी एक्चुअल होगा, V1 माइनस V4 होगा, ठीक है, पहले क्या था P1 इंटू V1 था, अभी V1 माइनस V4 होगा, V1 माइनस V4, ओके, V1 माइनस V4 होगा और इंटू पुराना वाला P2 बाई P1 के पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वर्क डन पर साइकिल n माइनस वन P1 इंटू V1 P2 बाई हो गया, और P1 बेसिकली वो वाले में से ये वाला घटाना है, कौन सा वाला, ये वाला में से ये वाला घटा देंगे तो हमारा ये वाला बन के आ जाएगा आंसर, दैट्स इट। ड्यू टू द क्लियरेंस वॉल्यूम देयर इज नो चेंज वर्क इनपुट रिक्वायर्ड, क्लियरेंस वॉल्यूम के कारण कोई भी वर्क इनपुट में देयर इज नो चेंज इन वर्क इनपुट रिक्वायर्ड, द ओनली डिफरेंस इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर डिलीवर्ड पर साइकिल इज डिक्रीज। भाई एक्चुअल, अगर मतलब ये बोल रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम के कारण क्या किस में असर पड़ेगा, तो देयर इज डिफरेंस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड पर साइकिल क्या होगा, कम हो जाएगा, दस फोर सेम साइकिल टू बी डिलीवर्ड नंबर ऑफ साइकिल लीजिए पैसा बढ़ाओ, V1 माइनस V4 एक्चुअल वॉल्यूम बोलेंगे, P1 इंटू VA1 इक्वल टू MA1 इंटू RT1। भाई हम क्या करेंगे, जब हमें मास निकालना होगा तो यहाँ का इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और वॉल्यूम जो होगा एक्चुअल लेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे एक्चुअल लिया हुआ है, P1 इंटू V एक्चुअल वन इक्वल टू M एक्चुअल इंटू RT1 है ना, एम ए मतलब एक्चुअल मास है, सब एक्चुअल नहीं दिया हुआ है, फोर नहीं दिया हुआ है, तुम थ्योरेटिकल निकाल दो, थ्योरेटिकल कैसे करेंगे भाई, फोर को भूल जाओ, सिंपल M1 इंटू V3 यूज करो जो यहाँ पर 20 यूज किया हुआ है, ठीक है। आइए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करते हैं, कुछ नहीं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पहले भी आपको मैंने बता रखा है, एक्चुअल वॉल्यूम बटा सॉफ्ट वॉल्यूम हो गया है ना, तो इट इंडिकेट्स द वॉल्यूम दैट इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल वॉल्यूम एयर V1 माइनस V4 बटा V स्वेप्ट को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम मतलब कौन सा भाई, देखो ये हो गया एक्चुअल वॉल्यूम और ये हो गया सॉफ्ट वॉल्यूम, इस दोनों को रेशियो को बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब इसी का डेरिवेशन करते 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 हम यहाँ पहुंचेंगे 1 माइनस सी के पावर 1 माइनस सी ब्रैकेट के अंदर P2 बाई P1 के पावर 1 बाई n माइनस वन माइनस वन, इसको थोड़ा सा ऑल खोल देंगे ना तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस सी माइनस सी टाइम P2 बाई P1 के पावर यहाँ पे 1 बाई एन आता है, ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला याद किया हुआ है, 1 प्लस सी माइनस सी टाइम P2 बाई P1 के पावर 1 बटा एन होता है, हम ये इस याद किया हुआ है, हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, इसमें कंक्लूजन दे दिया हुआ है कि भाई जब P2 बराबर P1 होगा देयर इज नो कंप्रेशन बट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का 100%, ये सब फालतू फालतू जो दिया हुआ है आप थोड़ा सा पच कर लो, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ P1 विद इंक्रीज इन P2 ये डिक्रीज करेगा, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ अब मल्टी स्टेज कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। भाई हमारा एक कंप्रेसर ये है, फिर हमने क्या किया, इसका एग्जिट हुआ, गर्म था, हमने कूल किया, फिर हमारा दूसरे कंप्रेसर में गया, फिर इंटरकूल किया, फिर रिसीवर में गया। बेसिकली मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ से यहाँ कंप्रेस किए, फिर यहाँ पर कूल किए कांस्टेंट प्रेशर पर, फिर कंप्रेस किए, फिर यू कूल किए, ओवरऑल जो है 1 से लेकर 2 में गए हैं। तो सिंगल के लिए अगर रेशियो होता 5.6, ये सब मतलब इस ऐसे करने से क्या होगा, पार्ट पार्ट में करेंगे तो कंप्रेसर रेशियो कम होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन सिंगल स्टेज एज प्रेशर रेशियो इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीजेज। भाई प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ाया ना कि 1 प्लस भाई प्रेशर रेशियो हमसे क्या चाहिए, कम चाहिए, तो ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगा, हम चाहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़िया रहे, ठीक है। तो वही हुआ है कि इट ऑल्सो मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टी सर्जिंग करना पड़ेगा, मल्टी सर्जिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इट ऑल्सो सेव्स द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ मटेरियल लीकेज अक्रॉस द पिस्टन, ठीक है, लीकेज वगैरह हो सकता है ज़्यादा प्रेशर रखोगे तो। इफ इंटरकूलर इज यूज इन वीडियो ऑन द स्टेज द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर कैन ऑल्सो मिनिमाइज, वर्क इनपुट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर फॉर मिनिमम वर्क आउटपुट की बात करेंगे, देखो वर्क इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होना चाहिए मिनिमम वर्क इनपुट के लिए, ठीक है, उसका जब हम डेरिवेशन निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, P2 इक्वल टू P3 इंटू P1, यहाँ तक तो पहले ही पढ़े थे, बेसिकली P इंटरमीडिएट इक्वल टू P3 P1 पढ़े थे। अब इसमें एक टर्म जुड़ेगा T2 बाई T1 के पावर n बाई n माइनस वन के पावर 2, जनरल इक्वेशन ऑफ इंटरकूलिंग PI के लिए है, गैस टरबाइन के लिए वैलिड है। अब लेकिन तुम इसमें देखना पड़ेगा कि भाई T2 क्या है, T1 क्या है, n बाई n माइनस वन। देखो कभी भी T2 बाई T1 का रेशियो जब आएगा, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई हम क्या लिखते हैं, P2 बाई P1 जब लिखते हैं, P2 बाई P1 के पावर क्या लिखते हैं,
गामा माइनस वन बाई गामा लिखते हैं ना हमेशा, T2/T1 बराबर करके, T2/T1 बराबर करके हम लोग यही लिखते हैं ना, है ना। तो देखो P2/P1 का रेशियो होगा तो गामा माइनस वन में गामा होगा, और टेम्परेचर का होगा तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये क्या होगा, n/n+1 होगा, हमें पता है। लेकिन यहाँ पे 2 के साथ आएगा, ठीक है, ये तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तुमको, ऑप्टिमम वाला केस टाइप का बन रहा है। और T2/T1 होगा, T2 क्या है, सबसे बड़ा वाला टेम्परेचर, और इससे T1 क्या है, नीचे वाला टेम्परेचर, है ना। मतलब बेसिकली ये भी अगर देखा जाए T1 T2 का, अगर आइए हम बात करते हैं, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T2 हो गया, ठीक है। तो हाँ, P2 = P3, फोर परफेक्ट इंटरकूलिंग, T2 और T1 क्या होता है, बराबर होता है। T2 और T1 परफेक्ट इंटरकूलिंग में बराबर होगा, मतलब ये जो टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर है बोला कि बराबर होगा। इस वाले डायग्राम से क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ बताते हैं आपको, छोड़ो छोड़ो, फटाफट याद कर लो फटाफट, कैसे करेंगे। हाँ, ठीक है, T2/T1 हो गया, एन ये हो गया, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, इफ देयर आर एन स्टेजेस इन द मल्टी स्टेज कंप्रेसर, देन फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग विद मिनिमम वर्क इनपुट प्रेशर रेशियो अक्रॉस ईच स्टेज विल बी इक्वल। बेसिकली हर स्टेज में क्या होगा, प्रेशर इक्वल होगा, तो P2/P1 = P3/P2 = P4/P3 ये होगा। ऐसे मतलब चलता रहेगा, P2/P1, P3/P2, P4/P3 डॉट 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 होता रहेगा। बाद में सबसे लास्ट वाला प्रेशर बटा उससे पहले वाला प्रेशर इक्वल टू K हो गया, उसको भी हम बोलेंगे तो सबसे लास्ट वाला प्रेशर बटा सबसे स्टार्टिंग वाला प्रेशर डिवाइडेड बाई 1 बाई नंबर ऑफ स्टेज होगा, है ना। नंबर ऑफ स्टेज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेशर पॉइंट, जितना भी प्रेशर पॉइंट आपको दिया हुआ उसमें से एक कम होता है, ठीक है। जैसे कि 3 प्रेशर दिया हुआ है तो 2 स्टेज का होगा, है ना, उस तरह से बात कर रहे हैं हम। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो भाई P2/P1, P3/P2 इक्वल टू P फाइनल बाई P इनिशियल के पावर 1 बाई नंबर ऑफ स्टेज, यानी Q मतलब नंबर ऑफ स्टेज। भाई वर्क कंप्रेसर का, पहला कंप्रेसर का वर्क इतना होगा, दूसरे का इतना होगा, T1 T2 सब हो जाएगा, कंप्रेशन 1 बराबर कंप्रेशन 2 होगा। देखो ये जो है ना, MRT1 बराबर P2V2, PV इक्वल टू MRT होता है ना, वहीं से लिखा है, ठीक है। WC1 = WC2 फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग विद मिनिमम वर्क इनपुट प्रेशर रेशियो अक्रॉस ईच compressor will be equal and each stage compressor requires equal amount of work। भाई फ्री एयर डिलीवरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्री एयर डिलीवरी का मतलब क्या होता है भाई, फ्री एयर डिलीवरी का मतलब दो केस होगा। It works as a reference point to the compare the volume handling capacity of different compressor. The volume of the air when converted to, by volume of air which is being taken out from the compressor, the volume of the air when converted to 1 bar, ठीक है, प्रेशर एंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टर्म्ड एट द फ्री एयर डिलीवरी। अगर एयर को एक बार प्रेशर पे और 15 डिग्री टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए तो जितना वो एक्सपांड करेगा, जो वॉल्यूम आएगा, दैट इज द फ्री एयर डिलीवरी, है ना। तो आइए हम इसमें कैसे निकालेंगे। भाई फ्री एयर डिलीवरी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, P1 यहाँ का वॉल्यूम एक्चुअल पर लिखेंगे, P1 V1 माइनस V4 एक्चुअल वाला वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल टू P2 क्या है, ये रहा। तो P2 यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, P2 के वॉल्यूम P2 V2 माइनस V3 हो गया ना, V2 माइनस V3 हो गया, डिवाइडेड बाई T2, क्योंकि हम T2 वाला पॉइंट लिए हुए हैं, विल बी इक्वल टू फ्री एयर डिलीवरी। फ्री एयर डिलीवरी में प्रेशर कितना होता है, 1 बार, टेम्परेचर टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, VT क्या हो गया, FAD हो गया। तो अभी कॉल करना, बेसिकली कहीं भी मास फ्लो रेट जो होगा पूरे साइकिल में सेम होगा। सक्शन का मास बराबर मास डिलीवरी बटा मास थ्रिटिकल, बेसिकली जो होगा घूमता रहा होगा, मास सक्शन बराबर मास डिलीवरी होगा। तो यहाँ निकल, यहाँ वाला प्रेशर लोगे तो V1 माइनस V4 करोगे, ये वाला करोगे वॉल्यूम, यहाँ वाला प्रेशर लोगे तो ये करोगे, ठीक है। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम का डिफरेंस लोगे, ठीक है, ये हो गया। आइए cylinder dimension in multi-stage compressor. In a multi-stage compressor, under the ideal condition, the mass of the air passing through its cylinder will be equal। मतलब हर सिलेंडर में मास पूरा इक्वल होगा, उसी को रखते हुए जो क्वेश्चन आएगा हम निकाल लेंगे, ठीक है। बेसिकली मास ऑफ द एयर हर जगह इक्वल होगा। तो भाई पहले वाले की अगर हम बात करें, वन की बात करें, तो VA1 हो जाएगा, है ना, P1 VA/RT1, यहाँ P2 V2/RT2, P3 V3/RT3 हो जाएगा, ठीक है। अब परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए क्या होता है, T1 T2 T3 बराबर होगा भाई, T1 T2 T3 जो है बराबर होगा, ये मतलब TT बराबर कट जाएगा, RR कट जाएगा, तो बचा क्या, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 हो गया। ये क्या एक्चुअल है, बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर V एक्चुअल बटा V स्वेप्ट होता है ना। तो एक्चुअल वॉल्यूम को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम हुआ ना, तो वही लिखा है, ठीक है। वही यहाँ से करके हमने लिखा है, P1 इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम में क्या आता है,
पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल आता है, तो पाई बाई फोर तो कॉन्सेंट है, तो बचा क्या डी स्क्वायर एल बचा। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम सेम मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा भाई, पी इंटू डी स्क्वायर इंटू एल बराबर कॉन्सेंट होगा। ठीक है, ये लिखा है कि इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर स्ट्रोक लेंथ इज केप्ट इक्वल, एल एल क्या होता है जनरली बराबर किया जाता है, सो डेट वी यूनिफॉर्म टॉर्क का मिल जाए। यूनिफॉर्म टॉर्क के लिए लेंथ क्या होता है, सब में बराबर लेते हैं। और हमें क्या होगा, एल वन एल टू बराबर हो जाएगा। बचा बचा क्या, प्रेशर इफिशिएंसी भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू डी वन स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इफ क्लियरेंस रेशियो इज इक्वल, अगर सभी स्टेज में क्लियरेंस रेशियो इक्वल है तो वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बचा क्या भाई, बचा क्या, पी वन इंटू डी वन स्क्वायर बराबर पी टू इंटू डी टू स्क्वायर पी थ्री इंटू डी थ्री स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल वगैरह है वो सब आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक, अब आइए हम बात एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम की बात करते हैं। एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम की बात करेंगे तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। बिल्कुल देखो यहाँ पर तो ऊपर में थोड़ा सा ड्रॉप होगा प्रेशर, नीचे में थोड़ा सा ड्रॉप होगा, डिस्चार्ज कंप्रेसर सक्शन इस सब में ड्रॉप होता है। ठीक है, बस यही है। इन एक्चुअल वर्किंग देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सक्शन एंड द डिस्चार्ज वॉल्व ड्यू टू व्हिच एक्चुअल वर्क इनपुट रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर इंक्रीजेज बाय एरिया एज सोन इन द डिसाइडेड रीजन। ठीक है, हटाओ। अब डायनेमिक कंप्रेसर की बात करते हैं। डायनेमिक कंप्रेसर में क्या होता है, जो भी फ्लूइड आएगा पहले उसको हम घुमाएंगे, घुमा 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 करके उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उसको हम क्या करेंगे, डिफ्यूजर के थ्रू पास करेंगे, ताकि क्या होगा, उसका एनर्जी उसका वेलोसिटी जो होगा कम हो जाएगा। अब वेलोसिटी कम होगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, कंप्रेसर का पर्पस सॉल्व हो गया ना। बेसिकली एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी स्टोर्ड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म अनदर फॉर्म, है ना। तो पहले काइनेटिक एनर्जी दे दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी कैसे दिया होगा, कंप्रेसर को चलाया होगा, बिजली बिजली लगाया होगा, और काइनेटिक एनर्जी मिल गया, फिर उसको हमने डिफ्यूजर के थ्रू पास किया होगा, वो वेलोसिटी कम हुआ होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया होगा। हमारा पर्पज प्रेशर कम से ज्यादा हो गया, बस यही तो था, कंप्रेसर काम खत्म। मतलब देखो भाई, एक स्टेगनेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दोगे तो जो कंडीशन आएगा उसको बोल देंगे स्टेगनेशन स्टेट। तो देखो भाई, पहले जो है एक इंथैल्पी था, उसके पास फ्लूइड था, वो V1 वेलोसिटी से जा रहा था, तो V1 स्क्वायर बटा टू, उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये इसका इंथैल्पी है। और ये जब हमने उसको ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दिया तो बेसिकली उसका वेलोसिटी तो जीरो हो गया। अब उसका इंथैल्पी बढ़ गया ना, इंटरनल जो इंथैल्पी है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो वो जब बढ़ गया बेसिकली, तो दैट इंथैल्पी वी टर्म एज द स्टैग्नेशन स्टेट। Stagnation enthalpy equal to H1 plus V1 square by 2. The state of the fluid, which is obtained when it is asymptotically deaccelerated to zero velocity state, is termed as the stagnation state. अब देखो भाई, relative velocity decreases with corresponding increase in the steady pressure। देखो ये क्या है, बेसिकली कंप्रेसर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से इसको हम ऐसे काटेंगे और फिर ऐसे काट करके, और तुम्हें जो है इस सेक्शन में देखना है। तो अब इस सेक्शन में देखिए, अब ये आपका स्ट्रेस देखेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो, एक हमारा ये जो है ना, इसको हब बोलते हैं, तो इसको इसका डायमीटर डी एच हो गया। और ये जो हमारा ये क्या है, ब्लेड है, ब्लेड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और तो इसका जो डायमीटर है बेसिकली डी टी, बेसिकली डायमीटर ऑफ द टिप हो गया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने दिखा रखा है, देखो ये हमने काटा हुआ है बेसिकली। हाँ देखो, इम्पेलर क्या होता है, देखो ये हो गया आई। आई मतलब जहाँ से जो घुसा ना फ्लूइड, वो आई आई हो गया। और यहाँ से फ्लूइड ऐसे ऐसे करके बाहर आएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा केसिंग हो गया, ये बाहर वाला केसिंग है। इम्पेलर हमारा ये है जो इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा केसिंग के थ्रू बाहर आ रहा है। रेडियल फ्लो होगा, एक एक्सल फ्लो होगा। रेडियल फ्लो कहने का मतलब व्हाइल पासिंग थ्रू द मूविंग पार्ट इफ द फ्लो टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसकी अगर परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेडियल फ्लो। वेल पासिंग थ्रू द मूविंग पार्ट इफ द फ्लो टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसी के अलोंग फ्लो करे, उसको बोलते हैं एक्सल फ्लो। ठीक है, डी एच मतलब हब डायमीटर, डी टी मतलब टिप डायमीटर, डी वन डी टू इज द इम्पेलर डायमीटर एट द इनलेट एंड आउटलेट। भाई इम्पेलर क्या था, इम्पेलर हमारा ये था, है ना। ये जो दिया हुआ है, ये जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है, इसके लिए ये इम्पेलर का इनलेट और आउटलेट डायमीटर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है क्या, देखो इट इज अ रेडियल फ्लो मशीन इन विच एयर एंटर्स थ्रू द आई ऑफ द इम्पेलर, है ना, आई से जाता है और इन एन एक्सियल डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो है एयर जो है एक्सियल डायरेक्शन में आई तक जाएगा एंड मूव्स थ्रू द इम्पेलर। अब इम्पेलर में जो है रेडियली आउटवर्ड निकल करके आएगा। इन द इनलेट केसिंग देयर इज अ लिटिल ड्रॉप इन द प्रेशर, और इनलेट केसिंग थोड़ा सा एक्सपांसन टाइप का है, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी ड्रॉप इन द प्रेशर accompanied with increase in the absolute velocity, velocity थोड़ा सा increase होगा। while flowing through the impeller energy is transferred due to which static pressure uh,
क्या लिखा है राइजेस है ना। अब क्या बोला है कि वेल फ्लोइंग थ्रू द इम्पेलर, जब इम्पेलर में जाएगा तो एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड ड्यू टू विद स्टैटिक प्रेशर विद राइजेस अलॉन्ग विद एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा और प्रेशर राइज भी होगा। द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड इन द इम्पेलर इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्रेशर इन द डिफ्यूजर। बेसिकली वही है कि इम्पेलर में जा करके इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा, प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन मेनली हमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना था। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो डिफ्यूजर में जाएगा जो केसिंग के थ्रू, उसमें क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, यही बोल रहा है, ठीक है। अब देखो एरिया जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, बेसिकली टिप है ना, डी टी स्क्वायर डायमीटर ऑफ द टिप के स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ द का स्क्वायर हो गया, और पाई 4 हो गया, बेसिकली आ गया है ना। अब देखो बी वन क्या है, बी वन बी टू जो है विड्थ ऑफ द इम्पेलर है, तो एरिया वन विल बी पाई इंटू, देखो ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और एरिया जो होगा पाई डी बी भी होता है ना, पाई डी इंटू बी, तो पाई इंटू डी वन इंटू बी वन ए वन हो गया, और ए टू जो हो गया पाई डी टू डी बी टू हो गया। अब क्या बोला, इफ द प्लेट थिकनेस इज कंसिडर्ड, अब मान लेते हैं कि प्लेट का थिकनेस कंसिडर किया हमने। अब ये भाई ये प्लेट है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लेड का थिकनेस आ गया, इसको घटाएंगे, सिंपल से बात है। तो पाई डी माइनस पाई डी वन आ गया, पूरा सर्कल का मतलब वो आ गया, पेरिफ्रेंस पेरीमीटर आ गया। अब इसमें से जो कुछ थिकनेस घटाना पड़ेगा, तो एक ब्लेड का थिकनेस टी है तो एन टाइम का एन टी हो गया, पाई डी वन माइनस एन टी इंटू ब्रेथ कर देंगे, है ना। जो इसका विड्थ था बी, ए वन आ गया, ए टू इक्वल टू पाई डी टू माइनस एन टी टी इंटू बी हो गया। यू द ब्लेड थिकनेस इज कंसिडर्ड बाय ब्लेड एरिया, अगर ब्लेड एरिया के टर्म में दिया हुआ है, कोफिशिएंट के टर्म में दिया हुआ है, सिंपली पाई डी बी का इंटू कोफिशिएंट के वन हो जाएगा, ए टू के अंदर पाई डी टू बी टू इंटू के टू हो जाएगा, के द ब्लेड एरिया कोफिशिएंट 0.9 के आसपास दिया होगा, ठीक है। देखो इनलेट केसिंग के अंदर क्या हुआ, इम्पेलर में गया, फिर डिविजर से निकला, है ना। तो भाई इनलेट केसिंग क्या, इम्पेलर का डिविजन निकला, 1 2 3 ऐसे कर निकल के आ गया। आइए बात करते हैं इनलेट केसिंग, मतलब आई वाई वाला जो केसिंग है वहाँ पर गया हुआ है, वहाँ पर जो गया है ना, बेसिकली क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने क्या किया कि एयर को इनलेट किया है, वाटर को इनलेट किया है, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा केसिंग में प्रेशर से घट जाता है। इसके बाद इम्पेलर में गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, मैंने बताया ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, प्रेशर ही बढ़ता है। फिर क्या होगा, डिफ्यूजर में प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखो वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी जो आई में गया है, यानी कि जो इनलेट सेक्शन में गया है, वेलोसिटी थोड़ा सा उसमें बढ़ता है, और इम्पेलर में वेलोसिटी खूब बढ़ेगा, है ना। अब डिफ्यूजर में क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ा और वेलोसिटी क्या होगा, घटा, तो वो डायग्राम इस तरह से बन गया। अब डायग्राम अगर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट विषय पढ़ रहे हैं कि हमारा मेंस का क्वेश्चन जो बन जाए ना, तो बस खाली कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तुमको। देखिए ये सब डायग्राम बनने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं वेलोसिटी डायग्राम ऑफ सेंट्रिफिकल कंप्रेसर। भाई वेलोसिटी डायग्राम को जरूरत है, वेलोसिटी डायग्राम ऑफ सेंट्रिफिकल कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ मैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज, अगर देखो टरबाइन होगा तो रेडियल डिस्चार्ज होगा, अगर कंप्रेसर होगा तो इनलेट वाला जो पोर्शन होगा डैट विल बी रेडियल, यानी कि अल्फा विल बी जीरो। तो बेसिकली हमें तो पता है ना कि जो हम डायग्राम पहले बनाते थे वो कैसे बनाते थे, टरबाइन में कैसे बनाते, ऐसे बनाते थे ना, ऐसे करके ये यहाँ पर लिखते थे, ये यहाँ पर लिखते थे, यहाँ लिखते थे V1, यहाँ लिखते थे VR1, ठीक है। अब ये हमारा अल्फा होता था और ये हमारा थीटा होता था, है ना। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, 90 डिग्री है, अल्फा 90 डिग्री है तो V1 क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो वही है V1 और BF परपेंडिकुलर हो गया, और थीटा जो होगा नेगेटिव में होगा, क्योंकि कंप्रेसर में क्या क्या करते हैं, नेगेटिव होता है टरबाइन से। तो यही हो गया VR जो हो गया थीटा बनाकर गया, और V1 जो हो गया VF1 के बराबर हो गया, और U हमारा ये आ गया। बेसिकली अगर तुम इस डायग्राम देखोगे ना, तो ये V1 वाला और VR वाला का जो डिफरेंस है दैट विल बी व्हाट, U होगा, ठीक है। और V1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इस टोटल को बोलते हैं VW1, ये वर्ल्ड कंपोनेंट हो गया, और U जो होगा हमेशा V1 और VR का डिफरेंस का होता है, ठीक है। देखो ये V है और VR है, बेसिकली V, अब VW तो यहाँ पर जीरो हो गया क्योंकि V1 का ओरिजिनल कंपोनेंट तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, V1 से लेके VR के बीच वाले को U1 बोलेंगे, तो U1 हो गया, थीटा हो गया, अल्फा हो गया। अब थोड़ा सा तुम क्या करना, ऐसे उल्टे मतलब नेगेटिव वाला बैकवर्ड टाइप का वेन बनाओ, और फिर ये जो निकल रहा है वेन के डायरेक्शन में ही, ये क्या हो गया, VR2 हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, इधर हो गया, है ना। अब इससे जो है एक उल्टा बनाओ, V2 बनाओ, तो इसको जोड़ दो, VR2 और V2 के बीच वाले को U2 बोलेंगे, और V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW2 हो गया, और VR बनाएगा फाई, और V2 बनाएगा बीटा, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे थीटा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे फाई। तो वो थीटा और फाई जो होता है ब्लड एंगल होता है, और अल्फा और बीटा जो होता है वेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। और देखो ये VF1 हो गया, ये VF2 हो गया, बाकी तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये डायग्राम तुम पढ़ लिया, बस ये वाला न्यूमेरिकल बनाना आना चाहिए। अब देखो एट द इनलेट टू द इम्पेलर फ्लूइड ऑलवेज इंटर्स इन द रेडियल डायरेक्शन
अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, जो मैंने बता दिया। VW1 जीरो हो गया, V1 इक्वल टू VF1 हो गया। बेसिकली हमने टरबाइन के लिए क्या पढ़ रखा है, P इक्वल टू पढ़ रखा है M, VW1 हमने P इक्वल टू क्या पढ़ रखा है टरबाइन के लिए, मास पढ़ रखा है, और VW1 U1 प्लस VW2 इंटू U2 पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो तो वही है, अब इसमें क्या होगा कि भाई हमने इनलेट वाला तो नेगेटिव कर दिया ना, तो इनलेट वाला क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा क्या हो गया भाई, हाँ देखो एम टाइम VW1 इंटू U1 टर्बाइन के लिए पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो VW1 U1 नेगेटिव हो गया, चूंकि VW1 जीरो है तो खत्म ही हो गया। तो बता क्या, एम टाइम VW2 U2 बच गया, बस ये कंप्रेसर के लिए पावर क्या होता है, तो एम टाइम VW2 U2 होता है, तो याद रखो बस। देखो तीन तरह का ब्लेड ब्लेड होता है, एक होता है फॉरवर्ड वाला, एक होता है रेडियल वाला सीधा सीधा, एक होता है बैकवर्ड वाला। जनरली हमने हमने जो डायग्राम बनाया है वो बैकवर्ड का बनाया है, फाइव इक्वल टू लेस 90 डिग्री का बनाया है, ठीक है। और रेडियल अगर बोलेगा कि भाई ब्लेड जो है आउटलेट में रेडियल है, ऐसा लिख करके दिया, बोल के दिया, तो हम क्या करेंगे, ब्लेड एकदम सीधा बनाएंगे डायग्राम में, ठीक है। ये जो दो लाल लाल बना हुआ है इसके बीच में सीधा बनाएंगे, बैकवर्ड वाले में पीछे करके थोड़ा सा बनाएंगे पीछे की तरफ, और उसी को तरफ VR2 कर देंगे, इसमें जो है सीधा कर देंगे, डेट विल बी वट VR2 भी यही हो जाएगा, ठीक है। VR2 हमारा सीधा हो जाएगा, रेडियल होता ना, तो VR2 हो गया बराबर V2 भी हो गया, ये हमारा V2 हो गया इधर से, ठीक है। अब ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा फाइव हो गया, U2, और चूंकि V2 और VR2 के बीच को U2 बोलते हैं, VR2 हो गया, यहाँ पर भी डिस्चार्ज रेडियल, यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट रेडियल डिस्चार्ज और इनलेट हो गया, ठीक है। अब फॉरवर्ड बोलेगा तो हम ऐसे दिखा देंगे, ब्लेड के डायरेक्शन में VR2 हो गया और V2 तक का ज़्यादा बड़ा बना देंगे, और बीच में ऐसे दोनों के बीच का U2, और ये सब तुम बना लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरली जो हमारा पंप होता है, बैकवर्ड कर्व जो होता है पंप के लिए यूज करते हैं, रेडियल हमारा जनरली कंप्रेसर, जो एयर कार्ट का कंप्रेसर होता है ना, उसमें हम लोग जनरली रेडियल कंप्रेसर यूज करते हैं। आइए बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑफ कर्व ब्लेड क्रिएट्स बेंडिंग मूवमेंट। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आता है ना कंप्रेसर में, वो बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करता है, डिलीवरी डेवलप हाई स्ट्रेस भी डेवलप करता है, विच में चेंज द ब्लेड का प्रोफाइल, एंड दस द इम्पेलर रनिंग एट द हाई RPM रेडियल ब्लेड्स आर प्रिफर्ड। बेसिकली अगर हम कर्व वाला ब्लेड यूज करेंगे तो हाई टेम्परेचर हाई वेलोसिटी पर उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस आएगा, इसी के लिए रेडियल वाला बेटर होता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड कर्व ब्लेड जो है कंज्यूम मैक्सिमम पावर, फॉरवर्ड करोगे तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, पुअर एफिशिएंसी होता है, और नैरो ऑपरेटिंग रेंज होता है। भाई ये सब जो कंपेरिजन का इंटरव्यू के लिए है, अभी तुम इसको मत देखो, स्लिप पे आते बात करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड कर्व ब्लेड गिव्स दी बेस्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं, बैकवर्ड देता है हैज वाइड ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन ऑलवेज यूज रेडियल ब्लेड आउटलेट। आइए स्लिप की बात करते हैं, स्लिप के बारे में बात करेंगे। अंडर द आइडियल कंडीशन में वी एज्यूम दैट द फ्लूइड प्रैक्टिकली एग्जैक्टली फॉलो द ब्लेड प्रोफाइल। हम मान के चलते हैं कि ये हमारा ब्लेड है, तो ब्लेड के बिल्कुल ब्लेड के साथ साथ हमारा फ्लूइड मूव करेगा, ऐसे मान के चलते हैं ना। लेकिन प्रैक्टिकली होता है क्या है एग्जैक्टली, बट कहाँ गया, तो बट इन एक्चुअल वर्किंग वेयर नंबर ऑफ ब्लेड्स आर फाइनाइट। जब हमारा ब्लेड जो है फाइनाइट नंबर में है, चार छः आठ इस तरह से ब्लेड है हमारा टरबाइन के अंदर, हमारा कंप्रेसर के अंदर, मोटर के अंदर, ठीक है, कंप्रेसर के अंदर, तो एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द दिस पैसेज ड्यू टू इट्स इनर्शिया इफेक्ट विच क्रिएट्स द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ब्लेड, है ना। बेसिकली क्या होता है कि भाई देखो ये हमारा ब्लेड है और ये हमारा ब्लेड है, तो इसके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, क्या ट्रैप हो जाएगा भाई, एयर इज ट्रैप्ड, एयर ट्रैप होगा, है ना। एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द पैसेज ड्यू टू दिस inertia effect which creates the pressure difference। बेसिकली होगा क्या, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस फ्लूइड डेविएट फ्रॉम द आइडियल पाथ। अब एयर का ट्रैप बन गया, तो फ्लूइड जो होगा अपना आइडियल पाथ जो सीधा फ्लो करना था, आइडियल पाथ ये है, वो ना फ्लो करके ऐसे थोड़ा सा नीचे की ओर वाला पाथ फ्लो करेगा। तो जो आइडियल पाथ था और जो एक्चुअल पाथ है उसके डिफरेंस को स्लिप बोलते हैं। मतलब कि ये हमारा ब्लेड है, तो ब्लेड के ऐसे ऐसे हमारा फ्लूइड आना चाहिए, ऐसे ना करके ब्लेड हमारा ऐसे फ्लो कर गया, ये जो गैप बचा ना इसी को बोलते हैं स्लिप। बेसिकली ये वेलोसिटी का डिफरेंस होगा बेसिकली, है ना। आइए, ड्यू टू स्लिप एक्चुअल ब्लेड एंगल एट आउटलेट ऑलवेज डिक्रीजेस। जो हमारा आउटलेट में एक्चुअल ब्लेड एंगल बनता है, ब्लेड एंगल मतलब जो फाइव बनता है वो हमारा कम हो जाएगा, विच डिक्रीजेस दी, है ना, डिक्रीजेस विच डिक्रीजेस दी वर्ल्ड कंपोनेंट। अभी डब्ल्यू क्या होगा, उससे हमारा कम हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं, अगर हम देखो हम मान के चलते कि हमारा जो ब्लेड है वो रेडियल है बेसिकली, है ना। हम मान के चलते कि हमारा ब्लेड जो है रेडियल है, 590 डिग्री है, लेकिन अगर स्लिप होगा, तो मैंने क्या बोला, स्लिप होगा तो रेडियल ये हमारा एंगल जो कम हो जाएगा। अब 90 से कम हो जाएगा, तो देखो ये हमारा फाइव है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये हमारा आइडियल, देखो ये हमने आइडियल बनाया है, बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रेंगल है वो आइडियल है। अब स्लीप में क्या होता है बेसिकली कि हमने क्या बोला कि भाई वेलोसिटी इसका कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो आइडियल वाले में जो वर्ल्ड कंपोनेंट है VW2 वो क्या है, बेसिकली U2 के बराबर है, आइडियल वाले ट्रेंगल के हिसाब से जो U2 है वही हमारा VW2 है।
उसको मान के चल रहे कि आइडल वाले को थोड़ा सा इस पर डेक्स देते हैं, बिलो 2 डेक्स हो गया। लेकिन जो एक्चुअल बनेगा ना उसमें जो हम क्या करेंगे, फाइव को 90 डिग्री ना दिखा करके थोड़ा सा बैक दिखा देंगे, एक्चुअल वाला बना देंगे। ठीक है। अब इसमें जो है जो स्लीप हुआ है बेसिकली, जो एक्चुअल 90 वाला बनता उसमें जो VW2 निकलता वो माइनस अभी वाले में जो VW2 आ रहा है उसका डिफरेंस को हम स्लीप बोलेंगे। तो देखो हमने जो इस डायग्राम में दिखा रखा है बेसिकली, होना तो रेडियल चाहिए क्योंकि रेडियल होगा तो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस कम आएगा, हमने पढ़ा था ना, है ना, पढ़ा था। लेकिन ये हमने दिखा रखा है पीछे की तरफ, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि भाई यहाँ पे क्या है, स्लिप हो रहा है, बेसिकली प्रैक्टिकली स्लिप तो होगा ही। तो जनरली रेडियल ट्रेंगल बनना ऊपर मुश्किल है। ओके, तो स्लिप हो गया, हमने पढ़ लिया स्लिप क्यों होता है भाई, एयर ट्रैप होगा तो पाथ जो है एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता, थोड़ा सा डिबेट हो जाएगा। स्लिप मतलब VW जो आइडियल वाला ट्रेंगल ऐसे बनता, इस वाले ट्रेंगल में जो VW2 निकल के आता वो VW2 वो नहीं रहेगा, थोड़ा सा इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, है ना। और ये हमारा VW2 हो जाएगा, तो ये तो अंदर ही बनेगा, बेसिकली VW2 वाला जो होगा कम हो जाएगा। तो यही है VW2, देखो ये कम हो गया, पहले ज़्यादा था तो डिफरेंस क्या है, स्लिप हो गया। आइए स्लिप फैक्टर के बारे में बात करते हैं। स्लिप फैक्टर के बारे में अगर तुम बात करोगे तो उसको मान लेते हैं स्लिप 5s ले लेते हैं। ठीक है। तो VW2 जो एक्चुअल हमारा आया है छोटा वाला ट्रेंगल के अंदर, एक्चुअल ट्रेंगल के अंदर जो VW2 है, ठीक है, एक्चुअल ट्रेंगल के अंदर बटा जो आइडल वाला जो VW है उसका रेशियो को बोलते हैं 5 स्लिप। देखो VW2 डेक जो है बेसिकली U2 भी होगा, है ना। U2 क्यों, क्योंकि जो हमारा U2 है आइडल केस के लिए U2, वो हमारा U2 भी हो गया। ओके, तो बेसिकली जो स्लिप होगा बेसिकली, देखो U2 एक ऐसा चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि U2 ही हमारा VW2 आइडियल वाला था। अब स्लिप होने के कारण U2 तो उतना ही रहेगा, है ना, लेकिन VW2 कम हो गया। तो बेसिकली इसी के लिए हमारा VW2 बराबर VW2, VW2 बराबर U2 हो गया। अब देखो थ्योरेटिकल पावर कैसे निकालेंगे, तो थ्योरेटिकल पावर जो होगा बेसिकली कैसे निकलेगा, तो भाई थ्योरेटिकल पावर जो होगा ना पढ़ रखा है कि M2 VW2 इंटू U2 होगा। तो VW2 इंटू U2 होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि थ्योरेटिकल पावर इक्वल टू कंप्रेसर जनरल जो टर्म है M डेक्स इंटू VW2 U2 होता है। ये कहाँ से आया भाई, देखो यहाँ से आया, ये है ना VW2। अब हमें पता है कि VW2 कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा VW2, जल्दी बता भाई। तो VW2 कैसे निकलेगा, 5s इक्वल टू VW2 इंटू U2 होगा। तो VW2 बराबर दिस गुना दिस, 5s इंटू U2। तो 5s इंटू U2 करेंगे तो 5s आ गया, और और एक U2 हमारा पहले से था, तो 5s इंटू U2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो m इंटू 5 U2 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा थ्योरेटिकल पावर आ गया। अब देखो पावर, अब हम पढ़ेंगे पावर या फिर वर्क इनपुट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ये हमारा थ्योरेटिकल पावर है ना, एक्चुअल पावर कितना होगा, तो भाई एक्चुअल पावर बटा थ्योरेटिकल पावर का एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर या वर्क इनपुट फैक्टर। पावर का मतलब ही होता है वर्क इनपुट। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअल वर्क हमारा जो है ये तो हमारा थ्योरेटिकल इससे भी कम आएगा, तो वो एक्चुअल पर आएगा। ठीक है, दैट विल बी द पावर फैक्टर इक्वल टू पी एक्चुअल बटा पी थ्योरेटिकल हमें पता है, ये एग्जाम में दिया रहेगा, तो पी एक्चुअल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये सब छोड़ो, पी एक्चुअल विल बी इक्वल टू पावर फैक्टर इंटू थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का वैल्यू क्या होता है, 5 स्लीप इंटू U2 स्क्वायर। ठीक है, अब पी एक्चुअल जो है 5W पहले से था, ये 5W चला गया। ठीक है, ये सब हो गया, आगे आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कॉफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। प्रेशर कॉफिशिएंट जो 5P से जो डिनोट करेंगे हम, कुछ भी तुम कर लो अपना। प्रेशर कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है भाई, आइसेंट्रोपिक वर्क, ये वाला आइसेंट्रोपिक वर्क है बटा द यूलर वर्क। आइसेंट्रोपिक वर्क कहने का मतलब भाई CP T2S माइनस T1 डिवाइडेड बाई यूलर वर्क। भाई देखो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी नहीं निकालना है कंप्रेसर का, हम प्रेशर कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो मतलब जो आइडियल वाला जो आइसेंट्रोपिक वाला वर्क होगा, CP T2S माइनस T1, ये वाला वर्क डिवाइडेड बाई यूलर का वर्क। यूलर का वर्क क्या होता है, वही यूलर का क्वेश्चन कौन सा है भाई, जल्दी 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 फटाफट, ये वाला VW2 इंटू U2। ठीक है, तो VW2 U2 कर देंगे, CP T2S माइनस T1 कर देंगे, तो हमारा प्रेशर कोफिशिएंट आ गया। अब देखो CP T2S ये हमारा एक आइडियल वर्क हो गया ना, और एक्चुअल वर्क क्या ये है। तो भाई एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो कंप्रेसर का होगा, दैट विल बी इक्वल टू T2S माइनस T1 बटा T2 माइनस T1 होता है। तो हम क्या करेंगे, T2S माइनस T1 को कंप्रेसर का आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ये गुना 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 करके यहाँ पर लिख देंगे, T2 माइनस T1। अब CP पहले पहले से ही था, ये आ गया। ठीक है, V2 माइनस V1 हो गया। और ये क्या है, सी कंप्रेसर ये हो गया ना। देखो देखो एक्चुअल वर्क जो है हमने इससे भी निकाल निकाल रखा है। बेसिकली हम क्या बोले कि थ्योरेटिकल पावर के बारे में हमने बताया, मास फ्लो रेट इंटू U2 स्क्वायर हो गया थ्योरेटिकल पावर स्लिप के साथ, है ना। अब Q W 5W से मतलब
वर्क इनपुट फैक्टर से गुणा करने के बाद हमारा क्या आ गया, एक्चुअल पावर आ गया। अब एक्चुअल पावर को जो है सिंपली हम थर्मोडायनेमिक्स से एम सी पी टी टू माइनस टी वन भी हो गया हमारा, बाई टी टू और टी वन एम सी पी टी टू माइनस टी वन बराबर एक्चुअल, विच विल बी इक्वल टू दी वर्क इनपुट फैक्टर इन टाइम एम स्लीप इंटू टू इसका, ठीक है। वो सब छोड़िए, आगे बारे में बात करते हैं। तो भाई कंप्रेसर है, यहाँ पे H1 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, H2 V2 है, ठीक है। तो देखो ये सब करने के बाद हमारा क्या होता है कि जो एक्चुअल कंप्रेसर में जो वर्क जा रहा है CP T2 माइनस T1 जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द स्लीप फैक्टर इंटू द फाइव फैक्टर इंटू यू टू स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो क्या होता है, T2 समझ T1 हो गया, यू वेलोसिटी क्या होगा, पाई D2 बाई एन बाई 60 होगा, पाई आर डी एन बाई 60, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, पावर फैक्टर हम बता रहे हैं ना। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर मतलब भाई जो हमारा आइडियल वाला जो आइसेंट्रोपिक वाला है, आइसेंट्रोपिक वाला का हमने एक्चुअल उस वाले से करके ये कर दिया, ये सब कर दिया। मतलब देखो एक क्वेश्चन ये भी ड्राइव करके आएगा कि जो हमारा प्रेशर कोफिशिएंट है, दैट विल बी इक्वल टू, देखो कैसे आया, इफ वी डब्ल्यू टू बराबर यू टू, वी डब्ल्यू टू और यू टू दोनों बराबर हुआ तो उस केस में यू टू और यू टू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा ये, ठीक है। ये क्या कर दिया, आगे देखते हैं। प्रेशर कोफिशिएंट समझ में आ गया, इतना होगा, ठीक है। इफ वी डब्ल्यू टू बराबर यू टू, तो इस ये हमारा एक्चुअल वो है, एक्चुअल के लिए हमने ये भी लिख दिया, ओके। और यू टू और वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू टू यू टू के भी बराबर आ गया तो हमारा कट जाएगा, ये बात बच जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कोफिशिएंट, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इसको बोलेंगे, स्लीप फैक्टर एंड वर्क इनपुट फैक्टर। प्री वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। प्री वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। प्री वर्ल्ड होता क्या है बेसिकली, फॉर कंप्रेसर विच इज रनिंग एट द वेरी हाई आरपीएम, देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ शॉक। जब हाई आरपीएम में चलेगा तो वहाँ पे शॉक होने की संभावनाएं रहती है एट द इनलेट, है ना। इफ द मैक नंबर इज मोर देन यूनिटी, भाई अगर मैक नंबर जो है एक से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर शॉक बनने की संभावना होगी। इन दिस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ इनलेट गाइड वेन अल्फा, फ्लूइड इज गिवन प्री रोटेशन टू डिक्रीज इट्स रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। मतलब इनलेट पे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा तो पहले से है उल्टा फ्लूइड को रोटेट करा देंगे, मतलब कि इनलेट पे प्री गाइड वेट एंगल दे देंगे, प्री रोटेशन दे देंगे, है ना, ताकि जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन रोटेशन होगा, तो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेन, ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द प्रेशर इंडस्ट्री, ठीक है। भाई प्री व्हील एंगल कहने का मतलब ये है, देखो हमारा आइडियल वाला डायग्राम कौन सा था, आइडियल डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते थे ना इनलेट पर। अब क्या है, प्री वर्ल्ड आ गया, इसका थोपड़ा बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, थोपड़ा बिगड़ जाएगा। ये जो V1 वाला ऐसे चुपचाप V1 सीधा सीधा था, अब ये क्या हो जाएगा, V1 थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इसको बनेंगे प्री वर्ल्ड एंगल, हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, जिसको PW से यहाँ पर नोटेट किया हुआ है, इसी प्री वर्ल्ड एंगल। अब V1 थोड़ा सा लैंड हो गया तो भाई BW1 भी आ गया, क्योंकि इसका ओरिजिनल कंपोनेंट होता है अल्फा, ये हो गया, BR1 हो गया, ठीक है। देखो प्री वर्ल्ड के कारण जो जो इनलेट पे आइडियल कंडीशन था, जो वर्टिकल कम जो क्या राइट एंगल ट्रायंगल था, उसका थोपड़ा बिगड़ गया। और स्लिप के कारण आउटलेट वाला जो आइडियली ऐसे होना चाहिए था, और स्लिप के कारण इसका थोपड़ा बिगड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देखो आउटलेट का थोपड़ा बिगाड़ने का तरीका स्लिप फैक्टर है। ये हमारा रेडियल ब्लेड आइडियल था कंप्रेसर के लिए एट द हाई स्पीड। लोगों को ये थोड़ा पसंद नहीं आया तो यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट बना दिया, है ना, इसको स्लिप हो गया। ये हमने जानबूझ कर नहीं किया, प्रकृति का फिक्सन के कारण हुआ है बेसिकली, है ना। इनलेट ट्रायंगल का थोपड़ा बिगाड़ने का काम जो है वो प्री वर्ल्ड से होता है। हमारा मजबूरी है प्री वर्ल्ड करना, पहले ही घुमा देते हैं थोड़ा सा, ताकि इनलेट टू कंप्रेसर के पानी को रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो, ताकि शॉक वेव ना बने। बेसिकली होता क्या है कि मान लो कोई ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड ऐसे ऐसे घुमा, हम क्या करेंगे, पहले ही उसको ऐसे ऐसे उल्टा वाला घुमा कर रखेंगे, ताकि जब उल्टा घूमेगा तो थोड़ा सा तो पहले जीरो पर आएगा, फिर बढ़ेगा ना, ज़्यादा नहीं बढ़ा ना, तो शॉक नहीं आया ना, इसलिए हम क्या करेंगे, प्योर एंगल दे दिया, ठीक है। देखो ये है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक वाला कॉन्सेप्ट, और ये एक्चुअल वाला है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बेसिकली पी आइसेंट्रोपिक बटा पी एक्चुअल। तो देखो प्रेशर कोफिशिएंट जो होगा आइसेंट्रोपिक बटा यूलर है, यूलर प्रेशर है। देखो एक होगा एक्चुअल प्रेशर, एक होगा ये पी मतलब पावर, सॉरी, एक होगा एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर के नीचे होगा थ्योरेटिकल पावर, फिर आएगा हमारा यूलर पावर। मतलब यूलर ने बोला कि क्या बोला यूलर ने, मास इंटू VW2 इंटू बोला ना, लेकिन उससे क्या होगा, बीच में स्लिप आएगा,
थोड़ा कम कम हो जाएगा, तो स्लीप टाइम पी आइडियल करेंगे तो थ्योरेटिकल निकल के आ जाएगा। और उसी में क्या होगा, फिर से आपका वर्क इनपुट फैक्टर होगा, उसे गुना कर देंगे तो पिस्टल निकल के आ जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू एम सी पी डी टी हो जाएगा। ठीक है, और एम सी पी डी टी हो जाएगा, और बेसिकली इसमें करेंगे तो ये वाला माइनस ये वाला इंटू सी पी हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो होगा बेसिकली कंप्रेसर ये वाला से भी निकाल सकते हैं कि दिस बटा दिस से करके ये वाला निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, वो सब आ गया बेटा। वही एक्चुअल बेसिकली यू स्क्वायर इंटू स्लीप इंटू, है ना, मतलब एक्चुअल जाने से पहले थ्योरेटिकली में समझ आना, दिमाग में पिक्चर बनाओगे, थ्योरेटिकल इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, यू टी स्क्वायर थ्योरेटिकल। अब स्लीप भी होगा और वर्क इनपुट फैक्टर भी आएगा, तो एक्चुअल निकल के आ गया। दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल का फॉर्मूला और क्या होता है, मास फ्लो इंटू एम वी टू इंटू यू टू इंटू फाइव एस। थोड़ी ये सब थोड़ी स्लीप हो गया, ये हो गया, ये सब बात है। अब सर्जिंग के बारे में बात करें, सर्जिंग क्या होता है, देखो ये हमारा प्रेशर रेशियो है, ये हमारा मास फ्लो रेट है। तो इसका जो है ना ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा भाई। हम जो है प्रेशर रेशियो और मास फ्लो रेट बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, मास फ्लो रेट बढ़ाएंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, प्रेशर रेशियो जो है आपका बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और मास फ्लो रेट बढ़ाने के बाद प्रेशर रेशियो ऐसा नहीं कि मास फ्लो रेट बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर से बढ़ते चला जाएगा। मतलब ये आपका कंप्रेसर है, हवा आपने फेंकना शुरू किया, अब हवा आप ज़्यादा फेंकते चले गए तो जरूरी नहीं कि प्रेशर आपका बढ़ते चला जाएगा भाई। पहले बढ़ेगा, पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर मैक्सिमम गया, इसके बाद क्या होगा, प्रेशर रेशियो कम होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आप ज़्यादा मास फ्लो रेट दे दिए हैं जिसके कारण चोकिंग हो गया भाई, वहां से आपके कंप्रेसर से एयर निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया। सर्जिंग क्या है, सर्जिंग इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ स्टेडी फ्लो, है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ स्टेडी फ्लो। भाई स्टेडी फ्लो मतलब ये हो गया, और ये सर्च पॉइंट है, अगर आपका जो मास रेशियो है इस वाले पॉइंट से कम हो गया तो क्या हो गया, फ्लो रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, आपके कंप्रेसर से बाहर फ्लूइड नहीं जाएगा बल्कि कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा, इसको बोलेंगे सर्जिंग, है ना। अब देखो चोकिंग क्या होगा कि भाई फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल रेंज है, इसके नीचे आएगा तो ये चोकिंग पॉइंट होता है, इसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं आप। सर्जिंग इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ स्टेडी फ्लो थ्रू द कंप्रेसर ड्यू टू द periodic flow reversal. This reversal of the flow occurs during the closing of the valve in the operating range having mass flow rate less than corresponding maximum pressure ratio. The reversal of flow causes decrease in efficiency, abnormal sound, vibration, and if the intensity is more, it may lead to mechanical damage. Okay, choking. तो मैक्सिमम मास फ्लो रेट पॉसिबल थ्रू अ कंप्रेसर इज नोन एज अ चोकिंग पॉइंट। भाई कितना मैक्सिमम मास फ्लो रख सकते हो, मैक्सिमम वाला मास फ्लो क्या चोकिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इन इट अकर्स व्हेन द मैक नंबर कोरस्पोंडिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। भाई ये कब आएगा, चोकिंग कब आएगा, जब आपका मैक नंबर क्या होगा, मैक नंबर कोरस्पोंडिंग टू द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट इज बिकम सोनिक एम इक्वल टू 1। देखो सर्जिंग पॉइंट है, ये चोकिंग पॉइंट है, बीच की ऑपरेटिंग रेंज खत्म कहानी। स्टेलिंग क्या होगा, स्टॉलिंग क्या होगा, इट इज द एरोडायनेमिक फ्लो सेपरेशन फ्रॉम द blade surface due to the improper design. It is a local phenomenon at the and the cause may be low mass flow rate. स्टॉलिंग मतलब ये ब्लेड है, इस पर फ्लो नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे चला गया। ठीक है, ये लोकल फिनोमेनन होता है, याद रखना, लोकल फिनोमेनन याद रखना। एंड द कॉज मे बी द लो मास फ्लो रेट आपका है, इम्प्रॉपर डिजाइन किया आपने, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ब्लेड सरफेस है, इसके कारण स्टॉलिंग हो जाता है, यानी कि फ्लो सप्रेशन होता है बेसिकली। स्टॉलिंग हो गया, सर्जिंग हो गया, चोकिंग हो गया, ऑल अकर्स नॉट ओनली इन द कंप्रेसर, इट ऑल्सो कर्स इन दी एक्सेल। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पढ़ रहे थे, ये सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ, सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये ऐसे हुआ, ये वाला मतलब मान लो कि बैकवर्ड वेन है तो इस तरह से आकर के ऐसे आ गया ऐसे आ गया ऐसे आ गया। ठीक है, और इनलेट पे हमारा क्या था, इस तरह से था, लेकिन ये हमारा क्या था, सेंट्रीफ्यूगल है। अब एक्सेल में पढ़ाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, और उसमें देखेंगे कि क्या होता है, उसमें देखेंगे कि क्या होता है, उसमें भी ये सारे फिनोमेनन होंगे। ठीक है, अभी इस लेक्चर को इतना ही करते हैं। ये था हमारा बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। मैं एक लेक्चर दूसरा लेके आ रहा हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ये इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बाय बाय।